दोस्तों, तुर्की ने अचानक ऐसा कदम उठा दिया है जिसकी अमेरिका को भी शायद उम्मीद नहीं रही होगी। जिस एर्दोगान को कुछ समय पहले तक वॉशिंगटन आंख दिखा रहा था, आज उसी तुर्की के साथ अमेरिका दोबारा रिश्ते पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गया है। आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? क्या अमेरिका को तुर्की की जरूरत पड़ गई है या एर्दोगान ने कोई ऐसी चाल चली है जिसने पूरा खेल ही पलट दिया? इसका खुलासा करेंगे, लेकिन दूसरी खबर और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। अरब सागर के ऊपर उड़ रहा एक विमान अचानक गायब हो गया। न कोई साफ जवाब, न कोई ठोस जानकारी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। विमान आखिर गया कहां और इस घटना ने एक्सपर्ट्स को भी क्यों उलझा दिया है, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। और उधर जकार्ता में एक बड़े मंच से भारत को लेकर ऐसी बात कही गई है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अब भारत को लेकर सिर्फ तारीफ नहीं हो रही, बल्कि दुनिया के सामने भारत की ताकत और उसकी बात का वजन खुले मंच से स्वीकार किया जा रहा है। आखिर वहां ऐसा क्या कहा गया? आज की वीडियो में तीनों बड़ी खबरों की पूरी परत खोलेंगे। तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, आपका एक लाइक हमारी 8 घंटे की मेहनत को सफल बना देगा, तो प्लीज लाइक के दीजिए। खैर, अब तुर्की और अमेरिका के बीच जो हुआ है उस पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस तुर्की को अमेरिका ने रूस से S-400 खरीदने की सजा दी थी, उसी तुर्की को अब दोबारा F-35 देने की बात हो रही है। जी हाँ, मामला सिर्फ रिश्ते सुधारने तक सीमित नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंकारा में हुए नाटो समिट के दौरान एर्दोगान के साथ मंच साझा किया और वहीं से संकेत दे दिया कि तुर्की पर लगे CAATSA प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। अब सोचिए, 2019 में रूस से S-400 खरीदने के बाद तुर्की पर यही प्रतिबंध लगाए गए थे। F-35 प्रोग्राम से उसे बाहर कर दिया गया, विमान मिलने बंद हो गए और अमेरिका तुर्की के रिश्ते लगातार बिगड़ते चले गए। लेकिन 6 साल बाद तस्वीर पलटती दिखाई दे रही है। ट्रंप ने सिर्फ प्रतिबंध हटाने की बात नहीं की, उन्होंने यहाँ तक कहा कि तुर्की को दोबारा F-35 बेचने पर विचार किया जा रहा है और एर्दोगान ने भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने तुरंत भरोसा जताया कि अमेरिका आखिरकार F-35 की बिक्री को मंजूरी देगा, क्योंकि उनके मुताबिक ट्रंप अपनी बात पर कायम रहते हैं। लेकिन मामला इतना आसान भी नहीं है। ट्रंप के कह देने भर से कल F-35 उठाकर तुर्की नहीं पहुंच जाएंगे। बीच में कानूनी रुकावटें हैं, राजनीतिक विरोध है और अमेरिकी व्यवस्था के भीतर कई स्तरों पर मंजूरी की जरूरत पड़ सकती है। फिर भी सबसे बड़ी बात यह है कि 6 साल बाद बातचीत दोबारा उस जगह पहुंच गई है जहां F-35 की वापसी पर खुलकर चर्चा हो रही है। और एर्दोगान सिर्फ F-35 पर नहीं रुके हैं। तुर्की अपने स्वदेशी कान फाइटर जेट के लिए अमेरिकी इंजन चाहता है और इस मुद्दे पर भी ट्रंप के साथ बातचीत आगे बढ़ाने की तैयारी है। यानी एर्दोगान की कोशिश साफ है, अगर मौका मिला है तो अमेरिका के साथ रक्षा संबंधों के जितने दरवाजे खुल सकते हैं, सब पर एक साथ काम करो। अब असली सवाल आता है, अमेरिका का रुख बदला क्यों? क्योंकि S-400 तो आज भी रूसी सिस्टम है और उसे खरीदने वाला देश भी वही तुर्की है। तो फिर 6 साल बाद अचानक इतनी गर्मजोशी कहां से आ गई? इसका एक बड़ा कारण नाटो के भीतर तुर्की की अहमियत मानी जा रही है। आज के हालात में अमेरिका नहीं चाहेगा कि नाटो का एक महत्वपूर्ण सदस्य रूस के और करीब चला जाए। यानी वॉशिंगटन के सामने भी सीधा हिसाब है, पुरानी नाराजगी पकड़े रखो या तुर्की को दोबारा अपने खेमे में मजबूती से जोड़ो। और इस पूरी खबर पर भारत की नजर भी रहेगी। वजह सीधी है, तुर्की और पाकिस्तान के रक्षा संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। अगर अंकारा को अमेरिका से एडवांस फाइटर जेट्स और दूसरी सैन्य तकनीक मिलती है तो उसका असर आगे चलकर किस रूप में दिखाई देगा, भारत इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। हालांकि आज का भारत भी पहले वाला भारत नहीं है जो किसी एक देश से हथियार मिलने या न मिलने पर अपनी पूरी तैयारी रोक दे। भारत अलग अलग देशों से तकनीक ले रहा है और साथ ही अपनी घरेलू रक्षा क्षमता भी तेजी से बढ़ा रहा है। लेकिन सवाल फिर भी बना रहेगा, क्या नाटो को एकजुट रखने के लिए अमेरिका अब तुर्की की S-400 वाली पुरानी चुनौती को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है? और अगर तुर्की को दोबारा F-35 मिलते हैं तो इसका असर तुर्की पाकिस्तान रक्षा साझेदारी पर कहां तक जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। अब अगली खबर में सिर्फ 3 मिनट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इन्हीं 3 मिनटों के अंदर अरब सागर के ऊपर एक पूरा बोइंग 737 विमान गायब हो गया। विमान शारजाह से कराची आ रहा था, अंदर 5 क्रू मेंबर मौजूद थे, लेकिन अब न विमान का पता है और न उसमें सवार लोगों की कोई खबर। मंगलवार रात सब कुछ सामान्य चल रहा था। कार्गो विमान करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर था और कराची की तरफ बढ़ रहा था। फिर रात 9:18 पर विमान की तरफ से नेविगेशन सिस्टम में खराबी की सूचना दी गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत उसे रास्ता दिखाने और संपर्क बनाए रखने की कोशिश शुरू की, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको उलझा दिया।
सिर्फ 3 मिनट के अंदर रडार पर विमान की ऊंचाई तेजी से नीचे जाती दिखाई दी और फिर संपर्क पूरी तरह खत्म। बस उसके बाद से कोई खबर नहीं। आखिरी बार विमान कराची से करीब 287 किलोमीटर पश्चिम में अरब सागर के ऊपर था। अब पाकिस्तान ने उसकी तलाश में एयरफोर्स और नेवी दोनों को लगा दिया है। समुद्र में PNS जुल्फिकार को उतारा गया, आसमान से निगरानी के लिए साब एयरक्राफ्ट लगाया गया और नौसेना का ATR विमान भी तुर्बत से उड़ान भरकर सर्च ऑपरेशन में शामिल हो गया। यानी पानी और आसमान दोनों तरफ से तलाश चल रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी अभी तक कोई ठोस सुराग सामने नहीं आया। न मलबे को लेकर साफ जानकारी, न किसी सिग्नल की खबर और न ही 5 क्रू मेंबर्स के बारे में कुछ पता चल सका है। अब यहाँ एक और बात सामने आ रही है। ये बोइंग 737 करीब 27 साल पुराना बताया जा रहा है और इसे पाकिस्तान की एक कार्गो कंपनी ऑपरेट कर रही थी। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक संपर्क टूटने से पहले विमान करीब 790 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था। अब जाहिर है इतना पुराना विमान होने की वजह से उसके मेंटेनेंस और तकनीकी हालत पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन अभी बिना जांच के यह कहना सही नहीं होगा कि विमान की उम्र ही इस घटना की वजह थी। पाकिस्तान के एविएशन एक्सपर्ट इमरान असलम ने भी हैरानी जताई है कि विमान आखिर इस तरह रडार से कैसे गायब हो गया। और फिलहाल यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है। अब इंडोनेशिया में जो हुआ उसे थोड़ा ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ इंडोनेशिया ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने की बात कही, पहलगाम हमले के बाद भारत का समर्थन किया। लेकिन जब संयुक्त बयान सामने आया तो उसमें न पाकिस्तान का नाम था और न ही सीमा पार आतंकवाद वाली भाषा। अब ऐसा क्यों? क्या इंडोनेशिया भारत के साथ पूरी तरह खड़ा नहीं है? ऐसा भी नहीं है। यही तो कूटनीति का दिलचस्प हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को पहलगाम हमले के बाद भारत का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई और काउंटर टेररिज्म को लेकर एक समझौते पर आगे बढ़ने की तैयारी भी है। लेकिन इंडोनेशिया के पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते हैं, इसलिए वह भारत की सुरक्षा चिंताओं का समर्थन तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेकर सीधे उसके सामने खड़ा होने से बच रहा है। भारत जापान के संयुक्त बयान में पाकिस्तान का सीधा जिक्र हुआ था। इंडोनेशिया के साथ ऐसा नहीं हुआ और यही दिखाता है कि हर साझेदार देश भारत के साथ अपने रिश्ते और अपने हित देखकर भाषा चुनता है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के जकार्ता वाले भाषण पर आइए। इंडोनेशियाई संसद परिसर में सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने 3 मुद्दे बेहद साफ तरीके से उठाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, इंडो पैसिफिक में बिना रुकावट समुद्री आवाजाही और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इसके साथ ही भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों के लिए गंगा महाकम विजन भी सामने रखा गया। इसमें सिर्फ पुराने सांस्कृतिक रिश्तों की बात नहीं है, डिफेंस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और समुद्री सहयोग को भी साथ लेकर चलने की तैयारी है। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जहां भारत का असली समुद्री हिसाब दिखाई देता है। इस बार भारत और इंडोनेशिया के संयुक्त बयान में साउथ चाइना सी का सीधा जिक्र नहीं हुआ, जबकि जनवरी 2025 के बयान में इसका उल्लेख मौजूद था। इसकी एक वजह समझना मुश्किल नहीं है। चीन इंडोनेशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और जकार्ता बीजिंग के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को खराब नहीं करना चाहता। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री सहयोग रुक गया है। असल काम दूसरी तरफ चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि दोनों देश अपनी साझा समुद्री स्थिति को साझा समृद्धि में बदलना चाहते हैं और यहाँ 2 जगहों का नाम बेहद अहम है, इंडोनेशिया का सबांग और भारत का ग्रेट निकोबार। नक्शे पर इन दोनों की स्थिति देखिए तो समझ आएगा कि भारत यहाँ सिर्फ व्यापार की बात नहीं कर रहा। कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट सहयोग और समुद्री सुरक्षा, इन सभी पर धीरे धीरे काम आगे बढ़ाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन के मुताबिक सबांग पोर्ट को लेकर 2 दौर की बातचीत पहले ही हो चुकी है और एक और बैठक की तैयारी है। यानी भारत को हर काम के लिए चीन का नाम लेकर शोर मचाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ इंडोनेशिया चीन के साथ अपना व्यापार जारी रख रहा है, दूसरी तरफ भारत के साथ समुद्री सहयोग भी आगे बढ़ा रहा है और भारत भी बिना किसी देश को खुली चुनौती दिए सबांग से ग्रेट निकोबार तक अपने रणनीतिक विकल्प मजबूत कर रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को हर साझेदार देश से पाकिस्तान और आतंकवाद पर बिल्कुल एक जैसी भाषा की उम्मीद करनी चाहिए, या फिर यह समझना ज्यादा जरूरी है कि हर देश अपने रिश्तों और हितों के हिसाब से भारत का साथ देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।